नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और हम हाजिर हैं अपने खास पेशकश खास मुलाकात के साथ। खास मुलाकात में हमेशा हमारे पास एक बहुत ही खास शख्सियत होती है और हम उनसे कई सवालात करते हैं जिनका जानना, जिनके जवाब से रूबरू होना या उससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो हम आज एक ऐसे शख्स को आपसे मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने बिहार के इंतखाबात में जो अभी आइंदा आने वाले हैं उसमें एक हलचल मचा रखी है, उन्होंने, उनकी पार्टी ने भी, और कई सियासी जमातें जो मेन स्ट्रीम जो बड़ी जमातें हैं उन्हें भी एक खौफ सा लग रहा है, वो ज़्यादा अलर्ट महसूस कर रही हैं। और हम जिस शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार यूनिट के सदर हैं। उनका नाम है अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास पेशकश में। अख्तरुल ईमान साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बिहार का ये जो इंतखाब अब होने वाला है ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए कितना अहम है, और पिछले उन इंतखाबात में जब जब MIM ने शिरकत की लेकिन खातिर खा कामयाबी नहीं मिल पाई, हालांकि अभी आपके एक वहाँ MLA हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि वहां कामयाबी की सूरत इस बार क्या बनने वाली है? शुक्रिया जनाब। और मामला ये है कि इस वक्त बिहार में MIM ने जो गुज़िश्ता 5 सालों से मेहनत की है, आवाम के दरमियान में जाकर उनके मसाइल को उठाने और उनको बेदार करने की जो मकदूर भर कोशिश की है, उसके अच्छे नतायज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने में आ रहे हैं। हमारी बहुत पुरानी तारीख वहाँ की नहीं है। 5 सालों से, गुज़िश्ता 5 सालों से पार्टी ने काम शुरू किया है वहाँ से। और आप देखेंगे कि 2015 के असेंबली इलेक्शन में जहाँ हम 6 नशिस्तों पे लड़े थे तो तकरीबन 1 लाख के करीब यानी 85,000 या उससे ज्यादा कुछ वोट हमने हासिल किए। और बिहार में उस वक्त जबकि महागठबंधन की एक वो थी, गोया आंधी थी, उस वक्त भी हमने ये कोशिश की। और दूसरी पार्टियां जो बड़ी मारूफ पार्टियां रही हैं वो 100 सीटों पर भी लाकर इतना वोट नहीं ला सके थे। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि पे दर पे अवामी रुझान में एक तब्दीली आई, हमारे काम को करीब से लोगों ने देखा, हमारी मेहनतों को देखा, और फिर एक मवाजना हुआ बिहार के लोगों का हैदराबाद में MIM की सियासत से। MIM की सियासत से को देखकर साहिब नजर लोगों को अब ये इत्मीनान हुआ है कि MIM वाकईतन बड़े अखलास के साथ सियासत कर रही है, जिसके नतीजे में पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मैं उस हल्के में जहाँ से 85,000 वोट ला सका था चंद नशिस्तों पर, वहाँ 2,95,000 वोट हमने हासिल किए। फतह मुकद्दर में न हो सका। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि जो ही ज़िमनी इलेक्शन हुआ और खासकर उस कैंडिडेट के हल्के में जो MP के इलेक्शन में जीत गए थे कांग्रेस के, और उसके हल्के में जहां मुझे अपने इलेक्शन में 40,000 वोट आए थे, और कुछ वक्फे के बाद जब वहां हमारा एक उम्मीदवार खड़ा हुआ तो वहां लगभग 70,000 से ज्यादा वोट हमने हासिल किए। तो इससे ये लग रहा है कि अवाम के दरमियान में हमारे तय एतमाद में इजाफा हुआ है, पार्टी की मकबूलियत बढ़ी है। और उसकी एक बड़ी वाज़ेह वो सबूत ये है कि इस वक्त जो मुख्तलिफ असेंबली हल्के हैं जी, वहां पर जहां कल तक हमको कोई उम्मीदवार ढूंढने से नहीं मिलते थे, आज दर्जनों उम्मीदवार खड़े हैं। और पूरे बिहार में ये मौका हमें दिया है अपनी मेहनतों के नतीजे में भी, फिरका परस्त ताकतों की अक़लियत और दलित दुश्मनी के नतीजे में भी, और सेकुलर ताकतों के बिखराव के नतीजे में भी हमारे लिए बेहतरीन मौके आए हैं। तो आपका ये कहना है कि जब वहां MIM ने पहली बार इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवार दिए थे, पिछले इंतखाबात में कामयाबी नहीं मिल पाई थी, लेकिन आपका ये अंदाजा है कि आपकी पॉपुलैरिटी वहां बढ़ रही है, जो नंबर ऑफ वोट्स आपको मिले उसके हिसाब से। एक सवाल यहां पर यह भी अहम है कि इतने अरसे में आपको एक वहां पर विधायक मिला, एक MLA मिले, वो भी बाई इलेक्शन में। क्या आपका ये अंदाजा, आपकी पार्टी का ये अंदाजा कुछ ज्यादा तो नहीं है कि एक जीत आपको बाई इलेक्शन में मिलती है, उसके नतीजे पर आप ये सोचते हैं कि हम वहां पर अकेले बहुत ज्यादा तादाद में MLA बना लेंगे? साहब देखिए, बहुत और जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमने 2,95,000 वोट हासिल किया। आप पूरे बिहार का 40 सीट जो है वहां पर MP की आप देख लें कि अब की बार NDA की जो ताकत थी वहां पर, उस वक्त हारने वाले इतने ज्यादा वोट नहीं ला सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक कामयाबी मिली है और इस वक्त पूरे बिहार में
चूंकि नौजवानों का एक जोश और जज्बा ही नहीं बल्कि होशमंदों की भी एक बड़ी हमायत हमें हासिल हुई है। चूंकि सेक्युलर ताकतें जो वहां पर रही हैं उनकी पे नाकामी, अपने अंदर के इत्तेहाद में कमी और संजीदा अमल नहीं होने के नतीजे में भी लोगों को एक तीसरे ताकत की बदल की तलाश थी और कहीं न कहीं जो मायूस किस्म के लोग हैं उसको एक बदल के तौर पर एमआईएम को देखने का मौका मिल रहा है और एमआईएम पूरी तवानाई के साथ मसाइल पर संजीदगी से वहां पर गुफ्तगू कर रही है, लोगों को उनके हकीकी मसाइल से वाकिफ करा रही है और हमारी तंजीमी साख हर जिले में अल्हम्दुलिल्लाह मजीद तवानाई की तरफ है। तो इस वजह से लोगों का एतमाद हम पर बढ़ा है और हम इसी उम्मीद पर जाहिर है कि कोई भी किसी भी पार्टी की ताकत अवामी हिमायत होती है। हमारे जो जलसे हो रहे हैं, हमारे जो कारकुन साजी का अमल चल रहा है, उससे लोगों की जो हिमायत हमको मिल रही है, तो इससे हम ये महसूस कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के दरमियान में हमारे एतमाद में इजाफा हुआ है और अवाम के इस एतमाद और दबाव के नतीजे में चूंकि हम इलेक्शन लड़ने के लिए कम, लोग हमें लड़ाने के लिए ज्यादा हुए हैं। हर इलाके से उम्मीदवारों की नहीं बल्कि वहां का अवामी दबाव है कि हम अपने उम्मीदवार वहां खड़े करें, इसलिए हम मुनासिब जगहों की तलाश कर रहे हैं और उसी एतबार से इंशाअल्लाह हम उम्मीदवार अपने खड़े करेंगे। बिल्कुल। मैं जरा नाज़रीन को ये बताना चाहता हूं कि नाज़रीन, बिहार में 60 असेंबली हलके ऐसे हैं जहां पर यह कहा जाता है कि जो वोटरों की तादाद के हिसाब से जो अक़लियती आबादी है वो इतनी आबादी है या इतने वोटर हैं जो बहुत मुतासर कुन होते हैं, यानी वो चाहें तो जिसे चाहें जिता दें। 60 ऐसे असेंबली हलके हैं और 60 में से तकरीबन 24 असेंबली हलके सीमांचल में आते हैं जो बॉर्डर के अजला हैं और सीमांचल पर आपकी बहुत पकड़ है, आप ऐसा कहते रहे अख्तर इमान साहब, और ये सब जानते हैं कि सीमांचल में अक़लियती या मुसलमानों की जो आबादी है वो खातिर खा आबादी है, उस पर आपने भरोसा किया हुआ है। इसी को पॉइंट में रखते हुए जो मुखालिफ पार्टियां हैं आपकी, आपके बारे में हमेशा ये कहती हैं कि आपकी पार्टी एक कम्युनल पार्टी है। कैसा लगता है यह सुनकर? देखिए, मुझे अपने कौल, अपने फेर और अपनी कारकर्दगी पर एतमाद है। हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं पहले आप उनके बारे में तहकीक कीजिए कि वो ये बात क्यों कह रहे हैं। वो बात ये इसलिए कह रहे हैं कि कहीं न कहीं हमारे वहां जाने से उनकी मुफाद परस्ती की सियासत को कहीं न कहीं धक्का लगा है। जो लंबे अरसे से ये कॉल बेशतर कांग्रेस के लोग कर रहे हैं या जो लोग सेकुलर वोटों के ठेकेदार हैं उसी की जबान से ये बात निकलती है। ये लोग जो बरसहा बरस से आजादी की इन 73 सालों की लंबी मुद्दत में जिन लोगों ने अक़लियतों के वोट हासिल किए, दलितों के और मफलूकुल हाल आबादी के वोट हासिल किए और उनको कोई फायदा नहीं पहुंचाया, नाकाम रहे उनको, या फिर दूसरे लफ्जों में ये कहे कि उनको धोखा दिया, उनके साथ फरेब किया, उनको ठगने का काम किया। आज जब इन जालिम ताकतों के खिलाफ हम चिराग जलाने लगे हैं तो इनको परेशानी बढ़ रही है। मैं अभी पिछले दिनों में कह दूं कि कांग्रेस का 5 अगस्त में आप देख लेंगे कि वो कांग्रेस बढ़ाना हो चुकी है। जो वक्फे से कभी बेनकाब होती थी बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से, मुस्लिम मसाइल के ताल्लुक से, 5 अगस्त को बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर के निर्माण के वक्त इन लोगों की बाँछें खुल गई थी और बीजेपी के लोग जो रक्स कर रहे थे उससे ज्यादा रक्स और सुरूर कांग्रेस के खेमे में था। और इन लोग के जुमले भी आपने सुने होंगे कि साहब पूजन की क्या जरूरत थी, ये काम तो हमारे जमाने में हुआ, तुमने तोड़ा नहीं बल्कि हमने तोड़वाया। ये बाजी लेने की वो कर रहे थे। कांग्रेस के जो लीडर हैं, राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, दोनों ने बैक जबान ये कहा है कि साहब वहां मंदिर का निर्माण समझिए कि मुल्क के कौमी एकजहती की मिसाल है, यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये कौमी एकजहती की मिसाल नहीं है। मस्जिद को तोड़कर जहां मंदिर निर्माण किया जाए वो कौमी एकजहती की मिसाल हो। अख्तर इमान साहब, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि एमआईएम का सीधा निशाना कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जहां से या तो आप वोट ले सकते हैं उनमें से, या फिर ये कि वो आपके वोट का जो समीकरण है उससे थोड़ा गड़बड़ कर सकती है। देखिए, कांग्रेस के पास वोट नहीं है जो मैं उससे वोट लूं। लोग उनसे बेजार हो चुके हैं। लेकिन आपने जिस बात की तरफ इशारा किया है कि लोग आपको कहते हैं कम्युनल पार्टी, तो ये लोग यही लोग हैं जो हम लोगों को कहते हैं। इसलिए मेरा साफ निशाना यह है कि इन लोगों के मफाद पर जरूरत पड़ रही है, जिन लोगों ने एक लंबे मुद्दत तक अक़लियतों का वोट हासिल किया और अक़लियतों को ठगने का काम किया। तो ऐसे ही लोग ये जुमलेबाजी करते हैं और दूसरे लोग एमआईएम बिहार में अपने आप को एक खास जमात, एक खास कम्युनिटी की पार्टी ब्रांड कर रही है, या फिर वो तमाम लोगों के हक की बात करने वाली पार्टी बता रही है? जनाब, हमारी पूरी कारकर्दगी हैदराबाद से लेकर आप बिहार तक देख लें,
हम किसी खास कम्युनिटी की नहीं बल्कि हम मजलूम मखूर आबादी को, जिसको हमारी बिहारी इस्तिलाह में शोषित वंचित पीड़ित आबादी कही जाती है, मैं उसका तर्जुमान हूं, मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर सीमांचल में हमने चिराग जलाया है तो सीमांचल में चूंकि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अंधेरा वहीं था पसमानदगी का, तो हमने वो चिराग रोशन करने की कोशिश की है। और बिहार के दूसरे इलाकों में भी जहां अंधेरा छाया है तरक्की के नाम पर जिन लोगों ने ठगने का काम किया, वहां से कसीर तादाद में लोग हमारे पास आ रहे हैं। हम किसी मुस्लिम बिरादरी की या किसी खास कम्युनिटी की या किसी खास इलाके की सियासत नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे बिहार की मजलूम और महरूम आबादी को, जिसको लोगों ने ठगने का काम किया, हम उसकी वकालत कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जिन लोगों ने इनको ठगने का काम किया है उनको परेशानी हो रही है, और जिनको ऐसा लग रहा है कि साहब ये वाजिब मेरे हक की बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोग हमसे करीब हो रहे हैं, ऐसे लोग हमसे करीब हो रहे हैं। जी अख्तर रहमान साहब, एक और सवाल है यहाँ पर कि ठीक है, अब कॉम्युनल कह के जो पार्टियां आपको निशाना बनाती हैं उसका आपने जवाब दे दिया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि एमआईएम को वोट देने वाले ज्यादा लोग कौन हैं, यानी किन पर आपका ज्यादा भरोसा है कि वो आपकी पार्टी पर भरोसा अब करने लगे हैं? ये तो नतीजों में पता चलेगा, अभी इंतखाबात होंगे तब। देखिए, जालिमों के खिलाफ जो मजलूम आबादी होती है, मजलूम आबादी को किसी मसीहा की तलाश होती है। तो यकीनन है कि जो परेशान हाल लोग हैं, जो लोग मजलूम हैं, जिन लोगों को हुकूमतों ने ठगने का काम किया है, उसमें बड़ी आबादी अकलियत की है, दलितों की है, पिछड़ों की है। तो जाहिर है कि यही लोग हमारे सबसे ज्यादा हामी और नासिर हैं, यही लोग हमारी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। और सच्ची बात यह है कि मैं भी उनका मददगार हूं। तो वो समझ रहे हैं कि सियासी एतबार से अगर कोई पार्टी मुखलिसाना तौर पर, चूंकि देखिए बिहार में जितनी पार्टियां काम कर रही हैं वो हुसूल इख्तिदार के लिए हैं, उनके सामने में इख्तिदार का हुसूल है। अब वो अदालतें, वो क्या कहते हैं, वजारत आलिया की कुर्सी उनके सामने में है, लेकिन एमआईएम के सामने में जाहिर है कि हम वो दावा भी नहीं करते हैं कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। दरअसल हम मजलूम आबादी के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये ठीक है, लेकिन जिन सेगमेंट्स का आपने नाम लिया, दलितों के लिए वहां पर दो दो चेहरे हैं। रामविलास पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, वो ये दम भरते हैं कि हम उनकी आवाज बनते हैं। मांझी है, वो ये दम भरते हैं कि हम जो है दलितों और पिछड़ों की आवाज बनाते हैं। खुद नीतीश कुमार का ये कहना है पसमानदा तबका उन्होंने बांट रखा है वहां पर लोगों को भी, पसमानदा और फला फला। तो ऐसे में ये सब तो उसी का झंडा बुलंद कर रहे हैं, आपकी उसमें हिस्सेदारी कितनी मुश्किल या कितना आसान है आपके लिए? देखिए जनाब, बिहार की अगर सियासत को बगौर आप देखें तो यकीनन है कि दलितों के नाम पर कुछ चेहरे सामने में आए हैं, और इन लोगों ने दलित मसाइल की बात करके सियासी अपनी हैसियत तस्लीम करवाई। लेकिन नतीजा ये है कि ये दलितों के जो लीडर जिनकी तरफ आपने इशारा किया है, इन लोगों की शमूलियत आज एनडीए में है, और वो एनडीए जो दलितों और अकलियतों के हुकूक को पामाल करने वाली है, अगर उसके साथ बैठकर कोई लीडर ये कहता है कि मैं दलितों की नुमाइंदगी करता हूं, तो मैं समझता हूं ये बात शायद मुनासिब नहीं होगी। दलितों का लीडर कभी भी एनडीए के साथ नहीं बैठ सकता, और एनडीए के साथ जो लोग बैठे हुए हैं वो दलितों के हमदर्द कभी नहीं हो सकते। जाहिर है कि ये लोग उस जमात से निकल कर आए हैं तो दलितों के लीडर समझे जाते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि दलितों की एक बड़ी जमात आज इनसे दूर हो चुकी है, और दलितों को नए लोगों की तलाश है। और कई मुकामी तौर पर भी और कई कौमी सतह की दलितों की जमात वहां पर सरगर्म अमल है, जिनसे हमारी बात चल रही है, और वो लोग खुलकर आपकी बात सामने में आ रहे हैं कि साहब क्या एनडीए के लोग, जो लोग दलितों के इस्तेसाल करने में जो लोग आगे हैं, जो इनका रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, जिन लोगों ने लंबे अरसे तक क़यादत की और दलितों को का हक नहीं दिया, क्या उनकी जमात में रहकर कोई लीडर इन दलितों का भला कर सकता है? नहीं, ये फरेबकारी है जिससे दलितों की पूरी आबादी अब आगाह हो चुकी है, इसलिए उन्हें नई तलाश है। और जाहिर है कि ऐसी सूरत हाल में कुछ लोग सामने में आए हैं, जिसको लेकर आगे देखेंगे आप कि एक नई ताकत सामने में बिहार में उभर रहा है। एक और सवाल जो आप पर हमेशा आपकी पार्टी के नाम के साथ ही जुड़ा होता है, उस पर मैं वजाहत चाहूंगा अपने नाजरीन के लिए। अक्सर ये कहा गया है कि एमआईएम जो है वो दरअसल इनडायरेक्टली बीजेपी की मदद करती है, बीजेपी की बी टीम जैसी पार्टी है, चूंकि एमआईएम के जब कैंडिडेट खड़े होते हैं तो जो जिस सेकुलर वोट की आप बात कर रहे हैं उसमें बंटवारा हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। नतीजा ये है कि कोई तीसरी पार्टी निकल आती है। इसकी क्या वजाहत है आपके पास? जनावाली, आप जिस मुकाम पे रहते हैं, जो सदर दफ्तर हैदराबाद है, सबसे बड़ा बैयन सबूत तो आपको वहीं मिल जाता होगा कि अगर हमारी पार्टी की खड़ी होने से अगर बीजेपी तवाना हो जाती तो सबसे ज्यादा तेलंगाना में हो जाना चाहिए था। और आपने देखा
लेकिन तेलंगाना और हैदराबाद ही वो जगह है जहां पर ये सवाल जो उठते भी हैं, आपने चूंकि बीजेपी जिक्र की किया तो पूछता हूं कि वहां पर आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो लगभग फिक्स हैं, वो ज्यादा बढ़ते नहीं हैं। क्यों एमआईएम तेलंगाना में अपने ज्यादा इंतखाबात या ज्यादा उम्मीदवार खड़े नहीं करती? हाँ। देखिए, खड़ी करें या न करें, असल मसला ये है कि हम दलितों और अकलियतों और महरूम तबकात के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ें। वक्त के साथ साथ हमारी सीटों में भी इजाफा होगा, वो घटना बढ़ना वो सियासी अमल है हमारा। आप देखेंगे जहां हमारे लिए इम्कानात होते हैं, आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह के इलेक्शन में हमारी तवानाई को आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। यकीनन है कि हमारे कदम बढ़ते हैं, लेकिन असल हमारा जो मंशूर ये है कि दलितों को, अकलियतों को और महरूम तबकात को इंसाफ मिले। अगर हम कलील ताकत में भी रहकर के कहीं उसको इंसाफ दिला पा रहे हैं तो समझिए हमारी कामयाबी है। लेकिन आपने जो सवाल ये किया है कि हमारे बीजेपी की बी टीम है, तो बीजेपी को यह फायदा पहुंचना चाहिए था। बीजेपी को तो हमने समेट देने का काम किया है। मैं एक तमसीलन एक बात कहा करता हूं कि 2014 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ, यूपी में हम कहीं से भी नहीं थे, लेकिन वहां 80 नशिस्तों में 73 सीट एनडीए के लोगों ने हासिल किया। तो बीजेपी को किसने फायदा पहुंचाने का काम किया? अभी पिछले दिनों में बिहार में आप देख लें कि बीजेपी और जदयू मिलकर के 39 सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली। हमने तो एक सीट पर इलेक्शन लड़ने का काम किया था और वहां पर भी बीजेपी नहीं जीत पाई। बीजेपी का बी टीम ये लोग कहने वाले ये जदयू के लोग हैं जो कल तक बीजेपी को छोड़कर चले गए थे, चंद दिनों के लिए महागठबंधन बना लिया था और चीख पुकार कर कहते थे हमारे बारे में, चूंकि सीमांचल के इलाके में जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे कि बीजेपी की बी टीम है। आज वो लोग कहां चले गए हैं? कांग्रेस के लीडरों को आप देख रहे हैं कि आज शाम को उनका एमएलए कांग्रेस के दफ्तर में है और सुबह बीजेपी के दफ्तर में चला जाता है। रीता बहुगुणा कल तक थी कांग्रेस में, आज बीजेपी में है वो। आपने कर्नाटक का तमाशा देखा होगा, आपने गुजरात का, आपने दूसरे स्टेट का तमाशा देखा होगा, मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस के लोगों का क्या चाल चलित और चेहरा रह गया है। ये लोग बीजेपी, बल्कि मैं ये बात कहने में हक बाजानिब हूं कि अभी बाबरी मस्जिद की तालाबंदी से लेकर बाबरी मस्जिद की इन्हदाम तक और मंदिर के निर्माण तक और सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक जिस तरह से कांग्रेस के लोग खुलकर सामने में आए हैं, अब ये कहने में कोई दरेग नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं। और ये लोग दूसरे को सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि अकलियतों को जो ये लोग इस्तेसाल करते रहे, तो वो लोग ये चाहते हैं कि इनको हम बदनाम करें। लेकिन अवाम को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन बहुत देर तक नहीं। बहुत देर तक नहीं। आपने कहा कि कांग्रेस आपके निशाने पर है, आपने बिहार में जेडीयू को निशाने पर ले रखा है, बीजेपी आपके निशाने पर है ही। बिहार में जो मौजूदा सूरत हाल है वो दो बड़ा पॉलिटिकल खेमा यानी जो कॉलिशन है वो नजर आ रहा है। एक तरफ एनडीए का खेमा है, एक तरफ अजीम इत्तेहाद का खेमा है। मेरा सवाल ये होगा आपसे कि दो बड़े बड़े पॉलिटिकल खेमों यानी कॉलिशन के बीच एमआईएम अपने आप को कहां देखती है, और वक्त अगर पड़ा ऐसा तो एमआईएम किसके साथ जाएगी? उसका जवाब से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं तो आपके इसी जवाब के साथ कि क्या एमआईएम किसी के साथ बिहार में शराकत करेगी, और अगर करेगी तो किसके साथ? छोटा सा ब्रेक। एमडीएच किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर एमडी channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम हाजिर हैं। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खास मुलाकात। हमारे साथ हैं अख्तरुल ईमान, जो 3 बार के आरजेडी एमएलए रह चुके हैं बिहार में। 2014 में इन्होंने पार्लिमानी इंतखाब जेडीयू की सीट पर लड़ने का फैसला किया था, लेकिन इंतखाबात से चंद रोज कबल ही इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। 2019 में ये एमआईएम के कैंडिडेट बन गए थे। हमारे साथ हाजिर हैं अख्तरुल ईमान साहब। मेरा एक सवाल ये है कि एक ऐसे वक्त में जबकि तमाम पार्टियां बिहार में वो कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रही हैं कि हम या तो एनडीए का हिस्सा हो जाएं या हम अजीम इत्तेहाद यानी का हिस्सा बन जाएं, महागठबंधन का हिस्सा बन जाएं। वैसे में चूंकि किसी एक पार्टी में शायद ये अभी भरोसा या ताकत नहीं है कि वो अकेले बिहार के चुनाव को अपने दम पर जीत के दिखाए, ये तो बिल्कुल किसी में नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एमआईएम कहां खड़ी है? एमआईएम क्या किसी से अलायंस करेगी, यूपीए का हिस्सा बनेगी या एनडीए का हिस्सा बनेगी, अजीम इत्तेहाद के, और दूसरी तरफ एनडीए? देखिए जनाब, जो बात आप कह रहे हैं, आज से तकरीबन 1 साल कबल ही गुज़िश्ता साल सितंबर के महीने में हमने पटने में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से यह पैगाम दिया कि मौजूदा वक्त जो बीजेपी और नीतीश कुमार की जो सरकार चल रही है वो अवाम के मुफाद में नहीं है। फिरका परस्ती को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, अफसरशाही को बढ़ावा दिया जा रहा है, गरीबों से तालीम, सेहत, रोजगार सब छीना जा रहा है। इस हुकूमत का तादेर कायम रहना बिहार के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन अफसोस कि बिहार में कोई एक ऐसी मुतबादिल पार्टी नहीं है जो अकेले इसके खिलाफ लड़ सके। उसके लिए जरूर है कि एक हम ख्याल लोगों की लाइक माइंडेड पार्टीज का एक महाज बने, और अगर ये महाज बनता है तो एमआईएम उसमें शामिल होने के लिए तैयार है। हमने ये पैगाम दिया और पे दर पे हमने कोशिश की, जिम्मेदारान जमात से हमने बात करी और हम नाकाम साबित हुए। चूंकि इन लोगों को ऐसा लगता है कि एमआईएम के शामिल होने से सिर्फ यही नहीं, हमने पैगाम दिया था जो लोग अजीम इत्तेहाद की बात करते हैं उन्हीं के जिम्मेदारान को हमने पैगाम दिया। तेजस्वी साहब से हमारी मुलाकात हुई, हमने कह भी दिया उनको कि साहब हम कहीं भी हों, बिहार में हम मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है। कहीं न कहीं से हमारी पार्टी आपके लिए ही मुआविन साबित होगी। हम अगर अपोजिशन में भी होंगे तो अपोजिशन में जब तक आप बीजेपी के खिलाफ होंगे हम आपके साथ होंगे, फिरका परस्तों के खिलाफ होंगे हम आपके साथ होंगे। आपकी पार्टी ने, आपने मुलाकात की थी जीतन राम मांझी से, बहुत सुर्खियां हुई उन दिनों के एआईएमआईएम और जीतन राम मांझी की पार्टी और कोई और साथ में मिलकर एक फ्रंट बन सकता है, लेकिन वो तो मामला खत्म हो गया। जीतन राम मांझी तो एनडीए का हिस्सा बन गए। मैंने ये कहा, मैंने आपको कहा है या मुख्तलिफ इसमें कहा है कि हमारे एनडीए में शामिल होने वाले दलित लीडरों का मसला ये है कि वो तो आए हैं दलितों के नाम पर लीडर बनकर, लेकिन कहीं न कहीं जब उनके जाती मुफाद का मसला होता है तो दलित मसाइल को छोड़कर वो अपने जात और अपने अहबाब के मुफाद का शिकार हो जाते हैं और नतीजा ये होता है वो चले गए। उसके जाने का हमें गम नहीं है, लेकिन आपने जो हमको कहा तो मैं ये बात कह रहा हूं कि हमने सेकुलर महाज में अपने आप को शामिल होने की कोशिश की और अभी भी हमारी कोशिश, चूंकि हम इलेक्शन में जब गए तो दानिश्वरों और मिल्ली इदारों के सरबराहों ने हमें यह कहा कि 2015 में भी कहा और 19 में भी कहा कि तुमने गठबंधन क्यों नहीं किसी से किया। तो हमने जब ये कोशिश प्रेस के जरिए से, निजी मुलाकातों के जरिए से, मुख्तलिफ जराए से पैगाम देकर हम उसमें नाकाम हुए, तो हमने अपनी मिल्ली तंजीमों के सरबराहान के नाम बिहार में, चाहे वो जमाअतुल उलमा हो, जमात इस्लामी हो, अमरत शरिया हो, हमने तमाम तर तंजीमों, खानका मुजीबिया हो, तमाम तर तंजीमों के सरबराहान के नाम से हमने खत लिखा कि साहब मौजूदा वक्त ये फिरका पर सरकार का बिहार में रहना मुनासिब नहीं है, इसके लिए एक मुश्तरका कोई प्लेटफॉर्म बनाया जाए। हमने कोशिश की है, हम नाकाम हुए। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि साहब हमको कहीं न कहीं आप शामिल करा दें, चूंकि और इसलिए कि मैं किसी एहसास से तो क्या एमआईएम इससे क्या सबक ले रही है? क्यों जो सेकुलर पार्टियों का जो महाज है, आपने खुद अपनी बात में इस बात को माना है, वो भी आपसे दूरी बनाना चाहती है, ये पॉलिटिकली एलिनेट करना चाहती है आपको, मतलब एकदम अलग, ऑड वन अलग, ऐसा क्यों? देखिए जनाब, इसका जवाब साफ और बैयन है
कि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अक़लियतों को इंसाफ नहीं पहुंचाया है और शायद अब भी इरादा उनको इंसाफ पहुंचाने का नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि एमआईएम आते ही एमआईएम वजारत और कुर्सी से मोहब्बत नहीं करती है, एमआईएम दलितों को और अक़लियतों को हक पहुंचाना चाहती है, तो इसलिए उस वक्त हम मजबूर हो जाएंगे इनको हक देने के लिए। नीयत इनकी भी साफ नहीं है। अगर इनकी नीयत साफ हो तो हमें करीब करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, हम इन हालात से मायूस भी नहीं है। अभी एक मिसाल आपने देखी होगी आसाम में वही बदरुद्दीन अजमल साहब है जो ये यूटीएफ को लेकर के आगे बढ़े। तो क्यों बढ़े? ये 35% मुस्लिम आबादी, जमीयतुल उलमा की पूरी शिराकत हमेशा कांग्रेस को साथ देते रहे, लेकिन जब अक़लियतों के साथ इनसे इंसाफ नहीं किया तो नतीजा यह है कि बदरुद्दीन अजमल साहब को आगे बढ़ना पड़ा। और बदरुद्दीन अजमल साहब जब आगे बढ़े तो कांग्रेस ने उसको दुश्मन नंबर 1 तस्लीम किया, बल्कि यहां तक कह दिया कि बीजेपी दूसरे नंबर की दुश्मन है, नंबर 1 दुश्मन हमारा जो है वो बदरुद्दीन अजमल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बदरुद्दीन अजमल को जब दलितों और अक़लियतों ने जब उनका साथ दिया, जब उनको तवानाई बख्शी, तो आज घुटने टेके हैं उन लोगों ने जो कल तक इन पर इल्जाम लगा रहे थे। बिहार में भी अनकरीब यही होने वाला है। जो लोग आज हमें करीब नहीं कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल तो हमारे दरवाजे पे खड़े होंगे वो। अगर आपके दरवाजे पर बिहार में पोस्ट अलायंस कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है कि अगर आपके दरवाजे पर एनडीए ने दस्तक दे दी कि भाई हमारे पास इतने कम पड़ रहे हैं और आपके पास इतने हैं, एमआईएम क्या करेगी? ये तो हमारी बुनियादों के खिलाफ है, हमारी आने वाली नस्लों के मिजाज के खिलाफ है कि हम ऐसी ताकतों को जो आईन हिंद का एहतराम न करे, जो यहां की मजहबी रवादारी को पामाल करे, जो दलितों और अक़लियतों को हमेशा निशाने पर रखे, ऐसी ताकतों के साथ हमारी एमआईएम की हमारी आने वाली नस्लें कभी करीब नहीं हो सकती। ये हमारे ख्वाबो ख्याल का भी हिस्सा नहीं बन सकता। लेकिन जहां तक मैं बात कह देता हूं वो ये है कि हम दलितों के, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी बुनियाद 2 है। वो बुनियाद, अव्वलीन बुनियाद ये है कि इस मुल्क में दलितों को और अक़लियतों को जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं, जो भारत का आईन कहता है, उस आईन के मुताबिक इज्जत के, नामूस की एक जिंदगी गुजारने का उसको मौका मिले। और दूसरा मामला यह है कि यह मुल्क जमहूर का मुल्क है और जमहूर में वोट की तादाद पर हुकूमतें बनती हैं। जब वोट की तादाद पर हुकूमत बनती है तो तादाद ही अगर हमारी बुनियाद है तो जिसकी इतनी तादाद है उसका उतना हिस्सा मुतय्यन हो। हम इसी बात, ये 2 बुनियादों पर लड़ाई लड़ रहे हैं और इन्हीं 2 बुनियादों को इन लोगों ने पामाल किया है। एक तो ये है कि आईन ने जो तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किया अक़लियतों को, उनसे इनको कहीं मॉब लिंचिंग, कहीं गाय के नाम पर इनका कत्ल, कहीं मंदिर मस्जिद के नाम पर इनका कत्ल। बहुत शुक्रिया आपका अख्तर ईमान साहब, हमारे साथ खास मुलाकात में आज थे और इन्होंने बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब दिया है जो खास तौर से बिहार में अभी जो चुनावी हालात हैं उनमें जो वहां के वोटर हैं या जो हमारे नाज़रीन हैं उनके जहनों में सवाल था जिसका जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। आभार।